4x4 कैपेबिलिटीज, 214 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, एडास, 70 प्लस सेफ्टी फीचर्स, 9 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, वीगन मटेरियल से बना हुआ इंटीरियर, ये सब आपको मिलता है 25 लाख रुपीज़ से स्टार्ट होने वाली जीप मेरिडियन में। इसको अपडेट करके वापस से एक बार लॉन्च कराया। टॉप मॉडल जो मेरे साथ में है ओवरलैंड 4x4, ये कॉस्ट करता है 38 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम। अब इस प्राइस रेंज में अगर आप कोई अपने लिए एसयूवी देख रहे हो, फैमिली एसयूवी प्लान कर रहे हो, तो क्यों आपको इसे कंसीडर करना चाहिए, ये जानते हैं। और क्या इस बजट के अंदर दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, अगर हैं तो उनसे ये क्यों बेटर है या नहीं है, वो भी जानेंगे अच्छी तरीके से डिटेल में। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेते हैं डिटेल रिव्यू ऑफ 2025 जीप मेरिडियन का। तो अब स्टार्ट करते हैं थर्ड रो से। अब यहाँ पर जो है छोटे बच्चे तो आराम से बैठ जाएंगे, मेरी हाइट 5'10" है, मतलब मेरे यहाँ पे घुटने टच हो रहे हैं। अगर मेरे को कभी एज अ फैमिली सबके साथ जाना है और पीछे बैठने का मौका मिलेगा तो 100-150 किलोमीटर तक मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ। मेरे लिए यहाँ पर एसी वेंट है, 1 2 3 ऐसे नंबर्स पे मैं इसको ऑन ऑफ जो है वो कर सकता हूँ। स्पीड वगैरह बढ़ानी है तो वो बढ़ा सकता हूँ। छोटी सी हाफ लीटर के आसपास की बॉटल जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। बॉटल होल्डर जो है वो दोनों साइड दिए गए हैं, बट कोई भी यहाँ पर जो है टाइप ए या टाइप सी पोर्ट नहीं है, मैं अपना फ़ोन वगैरह यहाँ पर चार्ज नहीं कर पाऊँगा। रिक्लाइन एंगल तो सीट का अच्छा है, बट रिक्लाइन को ज़्यादा अगर मतलब अपन पीछे ऐसे कर देते हैं तो पीछे कोई ज़्यादा बड़ा सामान जो है वो नहीं रख पाते हैं। अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि आगे कैसी है कार। बट सीट की क्वालिटी, फैब्रिक, मटेरियल वगैरह काफ़ी अच्छा यूज़ करा है। अब मैं आ गया हूँ सेकंड रो में। यहाँ पर स्पेस काफ़ी बढ़िया है, हेडरेस्ट दिए गए हैं तीनों ही पैसेंजर के लिए एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में। हम्प ज़्यादा बड़ा नहीं है, एसी वेंट है, टाइप ए पोर्ट यहाँ पर मिलती है, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट भी है, काफ़ी बड़ा पैनोरामिक सनरूफ है। येलो कलर की लाइट जो है वो यहाँ पर यूज़ करी गई है अंदर लाइट जो केबिन है अपना उसके लिए। और साथ ही यहाँ पर एक चीज़ और मिस है, सन कर्टन जो है वो यहाँ पर आपको नहीं देखने मिलते हैं। दैट सीट बाकी सॉफ्ट टच मटेरियल वगैरह सभी जगह यूज़ करा है, काफ़ी बढ़िया है और सीट्स भी काफ़ी कंफर्टेबल फील होती है। एक और चीज़ मिस हो जाती है, कुछ इसके पहले जो गाड़ियाँ आती है 30 लाख रुपए के अंदर, वहाँ पर रियर सीट में भी वेंटिलेशन फंक्शन आपको मिलता है, वो चीज़ भी यहाँ पर मिस है अभी। अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि ओवरऑल डैशबोर्ड लेआउट वगैरह कैसा है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ट्रंक, तो अगेन स्पेस कितना बच रहा है आप लोगों के सामने। ये मेरा ये कैमरा बैग है, ये भी अगर यहाँ पर ऐसे रखूँगा तो बूट बड़ी मुश्किल से जो है वो बंद होगा, कुछ ना कुछ सामान अंदर दबेगा। तो इसलिए मेरे को या तो थोड़ा सा इनको ऐसे ऊपर रखना पड़ेगा और अंदर जो बैठेंगे यहाँ पर पीछे 2 लोग, उनको थोड़ा सा स्ट्रेट बैठना पड़ेगा, या इन सीट को अगर पूरा नीचे गिरा दो, 5 लोग ही जा रहे हो तो फिर मतलब ऐसा है कि आराम से 7 दिन का लगेज रख के जो है वो इस कार के अंदर ट्रैवल कर सकते हो। काफ़ी बढ़िया बूट स्पेस जो है वो यहाँ पर आपको मिलता है, अराउंड 670 लीटर के आसपास बूट स्पेस जो है वो मिल जाता है। ये जो नीचे टायर है वो स्टपनी यहाँ पर लगी हुई है नीचे की तरफ, और वो जो है वो साइज़ में छोटी है। एक चीज़ और है, इसको बंद करने के लिए मोस्टली लोग यहीं पर बटन ढूंढेंगे, यहाँ बटन नहीं है। बटन जो है वो यहाँ पर दिया गया है, इसके अंदर इल्यूमिनेशन भी नहीं है, तो रात में इसको जो ढूंढना है थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। इसको बस बटन दबा दो और फिर आपकी गाड़ी जो है ऑटोमेटिकली अपने बूट को क्लोज कर देती है। अब यहाँ पर आपके पास में अगेन सॉफ्ट टच मटेरियल है, अलकंटारा यहाँ पर यूज़ करा गया है, लेदर वर्क बहुत प्यारा है। चारों पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स, लॉक अनलॉक यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने ORVM, मेमोरी फंक्शन, सीट्स। नीचे आपको 2 पैडल मिल जाते हैं, एक डेड फुटरेस्ट दिया गया है। यहाँ से इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह की ब्राइटनेस आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, और साथ ही हेडलाइट लेवलिंग फंक्शन भी मिलता है। ऑटोमेटिक जो आपकी लाइट्स हैं उनका फंक्शन भी यहाँ पर मिल जाता है। एल्पाइन के 9 स्पीकर म्यूज़िक सिस्टम कार के अंदर मिलता है। अंदर बैठते से जीप सिंस 1941 लिखा आता है, और कुछ इस टाइप से कार आपका वेलकम करती है। सीट को पूरा पीछे करते हैं, हर एक चीज़ यहाँ पर ध्यान से समझते हैं। देखो सबसे पहले तो ये स्टीयरिंग व्हील काफ़ी बढ़िया लगता है, होल्ड करने में काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर कई सारे स्विचेस आपको मिलते हैं, एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल दिया गया है, इन सभी से जो है आप डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को एक्सेस करेंगे। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपके पास में कई सारे फीचर्स जो हैं वो आपको मिल जाते हैं। अलग अलग ट्रिप A, ट्रिप B, आपको बीच में मतलब कैसे क्या देखना है, क्या कुछ डाटा चाहिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर आप इस तरीके से देख सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से जो है वो ये बता देता है। ठीक है, एप्पल कारप्ले वगैरह कनेक्ट रहता है, उससे रिलेटेड भी डिटेल्स है। आपको मैप वगैरह चाहिए और ड्राइवर असिस्ट, मेरे को ये चीज़ भी जो है वो काफ़ी सही लगती है। तो ये सब चीज़ें जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर बाकी आपकी स्पीड वगैरह आपको देखनी है कार की किस तरीके से, वो सब चीज़ें भी अगर आप चाहें तो यहाँ पर चेंज जो है वो कर सकते हैं। बैटरी टेम्परेचर, बैटरी वोल्टेज वगैरह, ये सब चीज़ें भी यहाँ पर आपको दिखाता है ये। तो ओवरऑल काम की चीज़ें आपको सारी मिल जाती है। डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है, इजी टू यूज़ है। सेंटर कंसोल में आते हैं, यहाँ पर जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है 10.1 इंच का है, एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले वायरलेस कनेक्ट होता है। उसके बाद में कई सारे फिजिकल स्विचेस यहाँ पर दिए गए हैं, ऑटो ऑन ऑफ, ट्रैक्शन कंट्रोल, आपका ये जो
एडास का है आपका लेन कीप असिस्ट फंक्शन, वो सब आपको ऑन ऑफ करना है। पार्किंग चाइम, हज़ार्ड लैम्प का स्विच, पैसेंजर साइड एयरबैग ऑन है या ऑफ है। नीचे आपके पास में एसी के इतने सारे जो है फिजिकल बटन दिए हैं, बहुत ही मतलब बढ़िया फील जो है वो कार देती है। टाइप ए टाइप सी पोर्ट, फिर वायरलेस चार्जर। इधर आप देखेंगे नीचे तो ये 9 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, स्नो, मड्स और ऑटो आपके पास में ये ड्राइविंग मोड आपको मिलते हैं। होल्ड, ये फिर 4 व्हील ड्राइव लो, 4 व्हील ड्राइव लॉक करना है आपको। हिल डिसेंट कंट्रोल है, तो ये आराम से नीचे जो है वो क्रूज़ करवा देता है आपको 4 लो एंगेज करना पड़ेगा। 2 कप होल्डर, फ़ोन आप यहाँ पर रख सकते हैं और दैट्स इट। उसके बाद में आर्मरेस्ट के नीचे थोड़ा सा स्पेस है। इधर आप देखेंगे डिसेंट स्टोरेज आपको स्पेस मिलता है। यहाँ पर आपके पास में बहुत ही प्यारा, मतलब बोल सकता हूँ सेगमेंट में सबसे प्यारा डैशबोर्ड लेआउट, जो मटेरियल, फिट एंड फिनिश, क्वालिटी, स्टिचिंग्स बहुत ही अच्छी लगती है। मतलब ये फील अंदर बैठते से ये चीज़ देखते हैं ना तो एक अलग फील आ जाती है कि क्या प्यारा है ये, मतलब वो चीज़ है इसके अंदर। इधर भी लॉक अनलॉक का स्विच है, यहीं से आप कार को लॉक अनलॉक जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद में ओल्ड एंड स्टिचिंग्स के अंदर जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है सीट्स पे। सीट बड़े हेल्दी पर्सन को भी यहाँ पर आराम से होल्ड कर देगी। यहाँ पर आप देखो ये मटेरियल कितना अच्छा यूज़ करा गया है। वेंटिलेटेड फंक्शन के साथ में सीट आती हैं और स्टार्ट स्टॉप बटन आपको यहाँ पर दिया गया है। ऊपर ऑटो डिमिंग IRVM है। उसके बाद में यहाँ पे सनरूफ के कंट्रोल्स हैं, इधर लाइट्स के कंट्रोल्स हैं। ये बूट जो है वो ओपन या क्लोज अगर जो भी मेरे को करना है वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। और साथ ही ये आपके एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में आती है। थोड़ा सा लूज़ हो रहा है, मीडिया कार में प्रॉब्लम है, किसी ने रफ़ यूज़ करा होगा। बाकी एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में सनशेड्स दिए गए हैं, ये चीज़ बहुत ही बढ़िया लगी मुझे। फिर यहाँ पर आपके पास हैंडल बार है, माइक वगैरह सेपरेट दिए गए हैं। यहाँ पर भी सेम सेटअप है और आई डोंट नो कि ये लाइट्स क्यों नहीं ऑन हो रही है। और इधर भी ये एक्सटेंडेड फंक्शन के साथ में जो है वो ड्राइवर सनशेड आपको मिलता है, मतलब सही है। ऑटो डिमिंग IRV मैंने आपको बता ही दिया। इधर लाइट्स वगैरह जो है वो भी आप लोगों ने अच्छे से देख लिए। यहीं से आप बूट वगैरह जो है वो ओपन क्लोज वगैरह कर सकते हैं। उधर पीछे देखोगे वो बूट जो है वो क्लोज हो रही है, ओपन हो रही है, ठीक है। ऊपर पैनोरामिक सनरूफ की साइज जो है वो भी काफ़ी बढ़िया है। तो ये है इंटीरियर पूरा जीप मेरिडियन का। आप चलते हैं और चला के देखते हैं कि चलाने में कार कैसी फील होती है। और ये सुबह हो गई चलिए मैं आप लोगों को इसका सबसे पहले इंजन बे ही दिखा देता हूँ। स्टार्ट करेंगे ड्राइविंग से। तो जीप यहाँ पर लिखा हुआ है टर्बो डीजल, बट ये पर्टिकुलर इंजन फियाट सोर्स्ड है और फियाट जो है वो इटालियन कंपनी है, इटालियन ब्रांड है। यहाँ पर इंसुलेशन प्लेट है और कुछ इस टाइप का पूरा ये इंजन बे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। थोड़ा सा गंदा हो रहा है। 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग, बहुत ही बढ़िया। थर्ड्स सभी जगह, डोर्स में, बोनेट में, बूट पे सही है। एक चीज़ और बताना आपको भूल गया, मैं आपको और बता देता हूँ। जैसे ये बूट को आप ओपन करते हो ना तो क्या होता है कि क्लोज़ करने के लिए जैसे यहाँ स्विच वगैरह ढूंढ रहे हो तो यहाँ नहीं होता, इसका यहीं स्विच है। और रात में इसमें इल्यूमिनेशन नहीं होता है, तो वो बड़ा प्रॉब्लम जो है वो पड़ती है। और सीट अगर लेटा दो तो सामान आप बहुत सारा आराम से रख सकते हो। सब चीज़ें सॉर्टेड है। चलते हैं चलाने। ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा है, क्या 40 लाख रुपीज़ के आसपास में इस कार पे आपको खर्च करने चाहिए या नहीं, सब चीज़ों के बारे में अच्छे से समझते हैं, ठीक है। ओके, डी में डाल रहा हूँ और ऑटो पे रखी हुई है अभी। जैसे स्नो मड, स्नो सैंड मड और स्नो और ऑटो, तो ऑटो पे ही ऑफ कोर्स रखेंगे। यहाँ पर के लिए रोड के लिए कोई ऐसे मोड है नहीं, स्पोर्ट्स या इको वगैरह कुछ, तो ये सीन है अभी यहाँ पर। मैं ओके इसको बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो ये 9 की स्पीड पे क्रॉल कर रही है, ठीक है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। अब आगे वाली रोड पे जाता हूँ और एक्सेलरेट करके जो है वो आपको बताता हूँ कि 0 to 100 जो है वो कार कितनी फास्ट कर लेती है। यहाँ पर आपके पास में 170 हॉर्स पावर और 350 Nm का टॉर्क मिलता है। यही सेम इंजन अपन चलाते हैं हेक्टर में, हैरियर में, सफारी में और कौन सी गाड़ी में चलाते हैं अभी याद नहीं आ रहा है। बाकी ये 3 गाड़ियों में तो अपन यही वाला इंजन चलाते हैं, ठीक है। अब उसके अंदर भी पावर सिमिलर होती है, बट किसी में 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है और 6 स्पीड का ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स है। बट यहाँ आपको 9 स्पीड का ये टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स मिलता है। कॉस्टली है और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल भी है। ओके, तो अभी यहाँ से लॉन्च करेंगे। ये वाली रोड अभी स्टार्ट ही हुई है। 1-2 पिछली वीडियोस में भी आपने देखी होगी, मैंने यहाँ वीडियोस करी है। पीछे से कोई नहीं आए और आगे वाले थोड़े से दूर हो जाए, पूरी सेफ्टी बना के करेंगे, इसलिए सुबह सुबह का टाइम चूज़ करा। कल शाम को नहीं करा था मैंने। पूरा एक्सेलरेट दे दिया है और अराउंड 1600 RPM के आसपास में इंजन रेव कर रहा है। अभी तो और रेव छोड़ दिया उसने, रेव छोड़ रहा है।
मतलब लॉन्च नहीं कर सकते आप, कुल मिला के बात ही है। 50, 60, 90 एंड वी आर ऑन 100 क्रॉस्ड। तो बहुत कम टाइम में मतलब ऐसे आ जाती है। बड़ी गाड़ी है, काफ़ी हेवी है, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, और इस इंजन की परफॉर्मेंस अपन दूसरी गाड़ी में भी देखते हैं और यहाँ देखते हैं तो डिफरेंस फील होता है। तो मज़ा आता है आपको, मतलब लगता है कि यार वाओ, फैक्टर जो है वो कार के अंदर है। ठीक है, अब वापस से एक बार यू टर्न लेते हैं यहाँ पर। मतलब मैं एक्सेलरेट कर रहा था ना, तब भी स्टीयरिंग रिटर्न आया। ठीक है, फ्रंट व्हील ड्राइव कार होती तो नहीं आता उतना अच्छा से। जब आप टर्न पे एक्सेलरेट पेडल दबा देते हो ना, तो फिर वो अलाइन हो जाती है टायर उस तरफ स्पीड की वजह से। और यहाँ पर आप देख सकते हो 120 पे आ गए हैं अपन, देखते ही देखते, इन नो टाइम। तो एकदम लीनियर पावर एक्सेलरेशन जो है वो ये कार आपको देती है। ऐसे बहुत ज़्यादा आपको फील नहीं होता है कि गाड़ी जो है वो बहुत फास्ट जा रही है। सीन ये है कि इतनी कंफर्टेबल है, इंसुलेशन इतना अच्छा है ना कि भागती तो बहुत फास्ट है, बट आपको फील नहीं होने देती है कि इतनी स्पीड पे जो है वो आ गई है। ओके, अभी अब सिटी ट्रैफिक वगैरह की और उन सब चीज़ों की बात करते हैं। देखो, व्यूइंग एंगल गाड़ी का बढ़िया है, कोई दिक्कत परेशानी ऐसा सच नहीं है। बोनेट भी थोड़ा बहुत दिख जाता है। और एक चीज़ की प्रॉब्लम ये है कि वो वाइपर जो ऐसा लगता है कि ख़राब हो गया है कुछ, तो है। मैंने पहले भी कंप्लेन करी थी, कंपास में करी थी आई थिंक, या मेरिडियन, इसमें हाँ मेरिडियन में करी थी ऑफकोर्स। तो वो वाइपर का प्लेसमेंट जो है वो सही नहीं है यार। वो मतलब लाइक वो ऐसे अलग ही दिखता है वहाँ पे कोने में। वो बार बार मेरा मतलब ऐसे डिस्ट्रैक्ट करता है मेरे को कई बार वो। तो धीरे धीरे फिर वो आदत हो जाती है, बट वो स्टार्टिंग में तो ऐसे लगता है ये ऊपर कैसे रही है, नीचे क्यों नहीं आया। इसलिए मैंने वाइपर चलाया, ग्लास साफ करा और आपको वो चीज़ बताई। ठीक है, फिर उसके बाद में आपके पास में ऑटो डिमिंग IR VM आपको मिलता है, डिसेंट क्वालिटी का व्यू ये भी आपको पीछे से दे देता है। और गड्ढों वगैरह में से निकलती है थोड़ा बहुत ऐसा साउंड जो है सस्पेंशन का आता है। मैं जान करके से गड्ढों में से निकाल के बता रहा हूँ आपको, डन है। अभी अर्गोनॉमिकली कार सॉर्टेड, स्क्रीन का लेआउट बहुत अच्छा है। UI जो है वो थोड़ा और ज़्यादा बढ़िया हो सकता है यहाँ पर, ऐसा मुझे लगा कि यहाँ पर वर्कआउट करने की ज़रूरत है, बट स्टिल काफ़ी बढ़िया टच रिस्पॉन्स है, ब्राइटनेस वगैरह काफ़ी अच्छी है और इजी टू यूज़ है। स्विचेस वगैरह भी दिए गए हैं यहाँ पर, AC वगैरह के कंट्रोल्स भी दिए गए हैं, बट वेंटिलेशन फंक्शन वगैरह आपको यहीं से जो है वो एक्सेस करना पड़ेगा। थोड़ा सा ये डिस्प्ले जो है वो ड्राइवर साइड टिल्टेड होता तो मज़ा आ जाता। मेरे को ऐसा लगता है कि इन्होंने इसलिए इसको नहीं करा है क्योंकि ये सब जगह बाहर भी सेल होती है इंडिया से और यहाँ पर भी सेल होती है। तो बस स्टीयरिंग जो है वो चेंज कर दी। अगर ये भी चेंज कर दे तो इनको पूरा डैशबोर्ड लेआउट वगैरह जो है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ जाता। तो दैट्स व्हाई इन्होंने इसको ऐसे स्ट्रेट सामने ही रहने दिया है, क्योंकि ये ड्राइवर ये सेंटर कंसोल अगर आप जब देखते हो ना तो आपको पता चलता है ऐसे, क्योंकि ये मोड वगैरह के स्विचेस इधर हैं, फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है वो इधर है। तो ये एक फील करवाता है कि हाँ ये चीज़ ड्राइवर के साइड में होनी चाहिए थी, इस चीज़ को उधर दे दिया गया है। बट फिर अगेन मैं सोचता हूँ ना तो ये सही भी लगता है। रीज़न पता ही क्या है, ड्राइवर को गियर बार बार ज़्यादा शिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ती है और ये इन मोड्स वगैरह को चेंज करने का काम कम पड़ता है। तो आप बताओ आपका क्या ओपिनियन है इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर, कि आपको क्या लगता है कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर सारे स्विचेस वगैरह सभी के कंट्रोल्स काफ़ी अच्छे हैं। कोई नया बंदा बैठेगा ना वो ढूंढेगा कि यार आवाज़ कहाँ से कम ज़्यादा करूँ स्क्रीन की, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम कंट्रोल्स नहीं है। इसमें इधर पीछे की तरफ स्टीयरिंग पे जो है वो होते हैं, इधर से आपको सॉन्ग चेंज करना है और इधर से आपको वॉल्यूम जो है ये कम करनी है। देखो मैं कम कर दी, पूरी वॉल्यूम 0 पे कर दी। तो ये चीज़ आपको पीछे से करनी पड़ेगी स्टीयरिंग, जहाँ पैडल शिफ्टर्स होते हैं वहाँ पर वॉल्यूम कंट्रोलर और सॉन्ग चेंज करना है, वो सब आप करोगे। फिर यहाँ पर आपके पास में अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल है और कई सारे यहाँ पर जो स्विचेस हैं टेलीमेटिक के हैं, और ये जो कंट्रोल्स है वो आपके ये आपका डिस्प्ले जो ड्राइवर डिस्प्ले, इसके कंट्रोल्स यहाँ पर दिए गए हैं। ये पर्टिकुलर मटेरियल यार, ये इस पर दिल आ गया, ये बहुत प्यारा है यार। इंटीरियर सच में एकदम रिच लुक, एकदम लग्जरी वाली वाइब जो है वो यहाँ पर दे रहा है, वो इस चीज़ में कोई डाउट नहीं है। मतलब मज़ा आता है। दिन में कैमरा बहुत अच्छा काम करता है, 360 कैमरा कार के अंदर आपको मिलता है, बट रात में क्वालिटी कुछ खास नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा से ग्रेनी सा जो है वो कैमरा क्वालिटी यहाँ पर आपको मिलती है, तो रात में उतना मज़ा जो है वो आता नहीं। सिर्फ अंदाज़ा लगाने के लिए ठीक है कि हाँ आपका मतलब कैमरा है 360, आपको पता लग जाएगा, बट ऐसे कुछ क्रिस्प क्वालिटी या हर एक लाइन को प्रॉपर तरीके से जो है वो ये नहीं दिखा पाता है। बाकी सभी चीज़ें सॉर्टेड है, कोई दिक्कत परेशानी एज सच किसी भी तरफ नहीं है। मेमोरी सीट फंक्शन जो है वो भी आपको यहाँ पर मिलते हैं। अब इंजन के बारे में बात करते हैं तो यार इस इंजन को इतना चला लिया है कि हर एक चीज़ से फैमिलियर हो, बट इसमें पर्टिकुलरली थोड़ी सी नई फील है। नई फील क्यों है? बिकॉज 9 स्पीड का गियर बॉक्स है। अब 9 स्पीड के गियर बॉक्स इज
2 लीटर के इंजन को मैच करवाया इन्होंने। मैं ये कॉम्बिनेशन पता है क्या बन गया है, एकदम लग्जरी प्रीमियम कार्स का। आपने देखा होगा जैसे कि आपकी GLC हो गई है 9 स्पीड गियरबॉक्स के साथ में आती है, X3 X5 वगैरह ये जो है आपके 8 स्पीड गियरबॉक्स के साथ में आती है। वो सारी गाड़ियाँ 70-80 लाख रुपए ऑन रोड 85 लाख रुपीज़ के आसपास पड़ती है, ठीक है। फॉर्चूनर में भी इवन दो 6 स्पीड का ट्रांसमिशन जो है ऑटोमेटिक आता है और मैनुअल ट्रांसमिशन आता है। तो ये 9 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है किसी भी कार के लिए। ये एक तो क्या करता है कि इंजन की लाइफ को बढ़ा देता है, जितने नंबर्स ऑफ गियर ज़्यादा है। होता क्या है कि जब आप हाई स्पीड पे चलते हो, अभी जब यू टर्न लूँगा ना सब बताऊँगा मैं आपको करके एकदम लाइव डेमो, RPM काफ़ी कम रहते हैं, वियर एंड टियर कम होता है इंजन के ऊपर, ठीक है। फिर इंजन लो RPM पे चलता है, माइलेज ज़्यादा देता है, और इन गियर बॉक्स की वजह से इंजन की लाइफ जो है वो बढ़ जाती है। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है अच्छे गियर बॉक्स ऑप्ट करने का। और कोई दूसरी कार नहीं है, हाँ जीप की ऑफ कोर्स कंपास है जो आपको 9 स्पीड गियर बॉक्स और ऑटोमेटिक जो है वो दे देती है अराउंड 30 लाख रुपए 35 लाख रुपए के आसपास में। और तो कोई कार जो है वो दूर दूर तक सेगमेंट में नहीं है। तो डेफिनेटली यार ये सारी चीज़ें समझने वाले समझते हैं और फिर उसको ऑर्डर भी करते हैं। हाँ, ये बात एक्चुअली अलग हो जाती है कि सर्विस कॉस्ट वगैरह जो है वो जीप की बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिवली दूसरे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जो 30-40 लाख रुपए में गाड़ियाँ सेल कर रहे हैं। बट वही बात है कि जब आप स्कोडा कोडियाक लेते हो तो उसमें आपको फीचर्स और पावर वगैरह बहुत मिल जाती है। आपको पेट्रोल अगर लेना है तो टिगवान R-Line जो अभी लॉन्च हुई है वो भी पावरफुल वर्जन में है, थोड़ा सा मतलब ऐसा है। अभी आगे जो है 2-4 दिन में उसका कोडियाक का भी आएगा रिव्यू, ठीक है। तो इसलिए बोल दिया, मैक्स टू मैक्स 5-6 दिन ले लो, एक बीच में ट्रिप कंप्लीट करके वो करूँगा मैं। और बाकी तो ठीक है यार, ब्रांड टू ब्रांड डिपेंड करता है, थोड़ा सा रहता है जीप का। अगर इसके ऊपर वर्कआउट कर ले, जो कॉस्ट है उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर ले तो मज़ा आ जाए। बहुत सारी चीज़ें जो है वो इनके फेवर में जा सकती है बिकॉज इनकी गाड़ियाँ काफ़ी अच्छी है। और अमेरिकन ब्रांड्स के साथ हमेशा यही हुआ है, उनको फिर इंडिया छोड़ के जाना पड़ा। आई डोंट वांट जीप इंडिया छोड़ के जाए बिकॉज यहाँ पर इनके पास में प्रोडक्ट लाइनअप अच्छा है और भी पोर्टफोलियो इनका इंक्रीज़ करना चाहिए, अपडेट करना चाहिए। जैसे कंपास में एक पूरा अपडेट आ जाए तो मज़ा आ जाए, फिर चिरोकी के ऊपर कुछ हो जाए या और कोई नए प्रोडक्ट जो मार्केट में है वो यहाँ आ जाए तो चीज़ें की जा सकती हैं। बहाने वाला आ जाता है। ये गाड़ी हाईवे के लिए बनी। अगर आपको हाईवे का ट्रैवल बहुत ज़्यादा है, अगर आप मोस्टली हाईवे पे ट्रैवल करते हो ना, मज़ा आ जाएगा। 120 की स्पीड पर भी आपको चला के बता रहा हूँ। RPM आप देखोगे ना, आप भी बोलोगे यार क्या चीज़ है ये। अभी 120 पे पहुंच गए अपन, ठीक है। कौन से गियर में? 9 गियर में आ गए। RPM अराउंड 1800 RPM के आसपास में चल रहे हैं। 120 से ऊपर 1800 RPM पे चल रहे हैं, देख रहे हो यार क्या ट्यूनिंग करी हुई है यार। अब आप सोचो कि 1800 RPM पे ऑटोमेटिक कार क्या बढ़िया माइलेज देगी। मतलब आराम से मेरे को ऐसा लगता है कि 14 के आसपास माइलेज में इस कार से 14-15 का माइलेज जो है वो एनी हाउ हाईवे पे निकाल सकता हूँ, वो भी 110-120 की स्पीड पे क्रूज़ करके। कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और मतलब बाहर से जो आवाज़ आ रही है ना, एक तो थोड़ा सा ऐसे विंड ब्लास्ट आ रहा है आप सुनो, और थोड़ा सा टायर नॉइज़ आ रही है। कोई ऐसा ज़्यादा साउंड जो है वो नहीं आता है। बढ़िया मतलब डिसेंट लेवल का इंसुलेशन वगैरह जो आपको मिलता है। एसी की कूलिंग अच्छी है, म्यूज़िक सिस्टम डिसेंट है। एल्पाइन के 9 स्पीकर्स हैं बट उतना ज़्यादा बेस नहीं है, लाउड बहुत है बट बेस उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका जो गियर बॉक्स है वो हमेशा सही टाइम पे होता है, सही टाइम पे अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट वगैरह कर लेता है। तो इससे रिलेटेड ना मेरे को सिटी ट्रैफिक में प्रॉब्लम आई है और ना ही हाईवे पे प्रॉब्लम आई है। तो हमेशा से ही मज़ा आया इसको मेरे को चलाने में, एक्सपीरियंस करने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती है। कार को मनूवर करना आसान है, कार काफ़ी लंबी है, उसके हिसाब से जो इसका मतलब बोलते हैं ना टर्निंग रेडियस वो काफ़ी सही दिया हुआ है। तो छोटी मोटी जगह पे इसे टर्न करने में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं आती है। बट हाँ लेंथ है वो आपको फील होती है जब आप टर्न करते हो कार को। ब्रेकिंग बाइट्स अच्छी है नो डाउट, चारों ही डिस्क ब्रेक मिलते हैं और ब्रेकिंग बाइट्स अच्छी मिलती है, उसमें कुछ ऐसा सच डिस्कस करने लायक है नहीं। स्टीयरिंग का कंट्रोल जो है वो अच्छा, वेट जो है वो ये कैरी करके रखती है। जैसे ही आप जिस तरफ अलाइन करते हो कार को उस तरफ कार जो है वो डायरेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो स्टीयरिंग भी एज सच बढ़िया है, बहुत ज़्यादा इससे मतलब लाइक वेट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं है। बट जब आप स्लो स्पीड पे चलाते हो तब आपको थोड़ा लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा और लाइट जो है वो हो सकता है, वहाँ पर एडिशनल वेट जो है वो कार के अंदर मतलब स्टीयरिंग के अंदर आपको फील होते हुए रह जाता है। ये एक बात है।
उसके अलावा तो सभी चीज़ें सॉर्टेड है यार। मतलब हाँ, अगर माइलेज की बात करूँ भी मैं तो ये है कि 8-10 के आसपास का माइलेज आपको सिटी ट्रैफिक कंडीशन में बम्पर टू बम्पर में ये कार दे देगी। हाईवे पे जैसे मैंने आपको बताया 110 से 120 के आसपास चलोगे तो आराम से 14 के आसपास माइलेज जो है फ्यूल एफिशिएंसी आप इस कार से निकाल सकते हो। ओहो, हट जाओ गाइस। अरे रियर में कुछ लाइट वाइट कुछ भी नहीं लगा के चलाते हैं यार, क्या है ये इनके कोई चालान नहीं करता है, ठीक है। हॉर्न काफ़ी बढ़िया है, मैं इग्नोर करता हूँ हॉर्न बजाना, बट करूँ क्या इन लोगों के सामने। अब भाई साहब उधर से साइड दे रहे हैं, गलत साइड से ओवरटेक करना मजबूरी है अपन इंडियंस की क्या ही करें। और पीछे वाला सीट जो है वो कंफर्टेबल है, जो सेकंड रो है इसकी रिक्लाइन एंगल वगैरह भी डिसेंट है, अच्छा खासा लंबा सफ़र वहाँ पर बैठ के किया जा सकता है। सस्पेंशन के बारे में बात करते हैं, देखो सस्पेंशन ऐसे जब हाई स्पीड पे कहीं से निकल रहा होता है ना तब तो बहुत बढ़िया काम करते हुए चल जाता है। FSD सस्पेंशन जो है वो यहाँ पर है, फ्रिक्वेंसी सिलेक्टिव डैम्पिंग यूज़ करी गई है। और जब आप स्लो निकलते हो ना तब थोड़ी सी साउंड जो है वो ज़्यादा करता है ये पोर्टल्स वगैरह पे सस्पेंशन, तो वहाँ ऐसा लगता है कि यार यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा और ज़्यादा बेटर ट्यूनिंग वगैरह जो है वो की जा सकती है। बॉडी रोल देखो गाड़ी के अंदर फील होता है, बिकॉज कार का जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा है, फिर हाइट भी बहुत ज़्यादा है, और मतलब हाइट एज एन सच ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा है, और वो चीज़ फील होती है। बट स्टिल काफ़ी मतलब बोल सकते हैं ना कि सेटल कंफर्टेबल राइड क्वालिटी जो है वो आपको मेरिडियन ऑफर करती है। और इस प्राइस रेंज में अगर आपको क्रूज़ करने के लिए लंबा मतलब ऐसे ट्रैवल करने के लिए कोई कार चाहिए ना, ऑफ कोर्स आप ऑप्ट कर सकते हो। बहुत ही कंफर्टेबल है और बहुत ही रिलैक्स फील होती है। इवन दो चलाने के लिए हिसाब से भी बढ़िया, अगर आप ड्राइवर से चलवा रहे हैं कार को और आप पीछे बैठना पसंद करते हैं तब भी कोई परेशानी ऐसा सच नहीं है। फीचर्स भी आपको मोटे मोटे हर चीज़ जो है वो कार के अंदर मिल जाती है, चाहे वायरलेस एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले की बात करें, वायरलेस चार्जर की बात करें, एडास की बात करें। एडास काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करता है कार के अंदर, लेन कीप असिस्ट फंक्शन इसके अंदर आपको मिलता है, फिर आपका अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है, फ्रंट कोलिजन वार्निंग है, और ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन। 10+ सेफ्टी फीचर्स, 10+ एडास के फीचर मिलते हैं, 70+ सेफ्टी फीचर्स जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो मेरे को एज एन सच कोई कंप्लेन जो है वो एडास से रिलेटेड भी यहाँ पर नहीं रही है। सब चीज़ें परफेक्टली वर्क करती हुई मैंने फील करी है, एक्सपीरियंस करी है। तो ये सभी चीज़ें हैं, और बाकी सेफ्टी वगैरह तो बढ़िया है ही सही। और फ़िलहाल मतलब एवरी टाइम फ़िलहाल तो क्या कुछ ना कुछ ऐसे मतलब ऑफ़र जो है वो गाड़ी के ऊपर मिलते रहते हैं। ये देखो टर्निंग रेडियस की बात कर रहा था ना, तो एक डिसेंट अमाउंट ऑफ टर्निंग रेडियस जो है वो आपको ये देती है, बढ़िया ठीक ठाक तरीके से टर्न जो है वो हो जाती है कार, कोई दिक्कत नहीं। एक हाँ ये शॉर्टकट बहुत अच्छा है। रात में मैं ऐसे कभी ट्रैवल कर रहा था, स्क्रीन ऑफ करना है, स्क्रीन ऑन करना, यहीं से एकदम प्रॉपर शॉर्टकट। ड्राइवर को बहुत ज़्यादा ऐसे ध्यान में रख के सभी चीज़ें यहाँ पर जो है वो करी गई है। मज़ा आता है इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करके, ठीक है। हाँ अब देखो जैसे ये वाला स्क्रीन है ना, इसका ऐसे रिफ्लेक्शन यहाँ पर आ रहा है, इसको पे मतलब लाइक ऑफ कोर्स पोलराइज ग्लास वगैरह पहन के आप इसको कट कर सकते हो, बट स्टिल कंपनी को इन ग्लास के ऊपर जो है वो वर्क थोड़ा सा करना चाहिए। और पीछे सनशेड नहीं है, आगे वाले सनशेड का बहुत सॉर्टेड वर्क है। ये एक्सटेंडेड फंक्शन के साथ में आते हैं, मतलब ये देख रहे हो ये एक्सटेंडेड फंक्शन के साथ में, तो मज़ा आ जाता है। फिर सनरूफ वगैरह बढ़िया है, बट ये जो शेड है ना ये काफ़ी पतला है, तो दिन में गाड़ी तो गर्म करेगा अगर आप बाहर खड़ी करोगे तो वही चीज़ है। और फिर अंदर लेदर वगैरह तो और ज़्यादा गर्म होती है। तो दैट्स इट, यही सभी चीज़ें हैं। स्लो चलाओ, तेज़ चलाओ, आपके हिसाब से चलाओ, बट सेफली चलाओ। इंडिकेटर का यूज़ करो, हाई बीम पे कार को मत चलाओ। ऑटो हाई बीम असिस्ट फंक्शन के साथ में कार आती है, दैट्स इट। और बहुत सारी गाड़ियाँ आजकल आती है, तो मेक श्योर ध्यान रखो, रूल्स फॉलो करो और स्पीड लिमिट मेंटेन करके चलाओ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस पर्टिकुलर कार से रिलेटेड अब भी अगर आपके कुछ डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी रह गए हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए। और इंस्टाग्राम वगैरह पे भी आप कनेक्ट हो सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ड्राइव सेफ गाइस, राइड सेफ।